गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। वन सेकेंड। इसमें जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो थी कोलिजन। ठीक है, कोलिजन में हमने कोलिजन का जो एक चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट कर लिया। चैप्टर का मतलब है एक टॉपिक हेड ऑन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये जो हमने ये जो टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हेड ऑन इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को लेफ्ट फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख लिया है। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग में हमने स्टडी कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं कोलिजन की टू डायमेंशनल में। ठीक है ना, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करेंगे। ओके, द्विविमीय टक्कर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टू डायमेंशनल कोलिजन रहेगा। ठीक है ना, टू डायमेंशनल कोलिजन। अभी तक हमने 1D की बात करके आगे हैं। 1D में हमने बात की प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ। ठीक है ना, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन की। और इन दोनों केसों की हमने बात की लेफ्ट फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक है, अब जो द्विविमीय टक्कर है, जो डायमेंशनल टक्कर है, इसकी भी हम प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों प्रकार के देखेंगे। पहले लेकिन हम देखेंगे प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, और उसकी लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों में हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेफ्ट फ्रेम में। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, ठीक है। तो अब हम प्रत्यास्थ टक्कर, तो फर्स्ट जो हमारा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक ना, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट केस है आपका वो है प्रयोगशाला निर्देश चित्र में। प्रयोगशाला निर्देश चित्र में, ठीक ना, प्रयोगशाला निर्देश चित्र में इन लैब फ्रेम। ओके, इन लैब फ्रेम। तो देखो इसमें क्या है, इसको हटा रहा हूं, ऊपर से ही कर रहा हूं। प्रत्यास्थ टक्कर, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इसकी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इन लेफ्ट फ्रेम में। इन लेफ्ट फ्रेम, ठीक है। यहां पे देखो आपके पास एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। इसका मास m1 है और ये u1 वेक्टर वेलोसिटी से गति कर रहा है, और ये इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे u2 को क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, यहाँ पे हम u2 को 0 मान रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट अवस्था में है। ठीक ना, ये रेस्ट अवस्था में है। एक पार्टिकल ये है, ओके, दूसरा पार्टिकल ये है। ठीक है, ये गति करता हुआ आ रहा है, ये रेस्ट अवस्था में है।
ये इससे टकराता है, टकराने के बाद ये पार्टिकल इधर चला जाता है और ये पार्टिकल इधर चला जाता है। ठीक है, तो 2D हो गया, मतलब एक प्लेन के अंदर ये मोशन हो रहा है। ऐसे नहीं है कि ये इधर चल के आ रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है, ये जो भी होगा ये 3D में नहीं होगा, 2D में, एक प्लेन के अंदर। ठीक है ना, प्लेन में होगा। ये जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के प्लेन में, तो ये इससे टक्कर करने के बाद ये जो इसकी है ये प्रारंभिक डायरेक्शन है। ओके, ये प्रारंभिक डायरेक्शन है और ये जो है पार्टिकल आया और ये यहाँ से ये यहाँ पे टक्कर हुई। ठीक है ना, ये यहाँ पे टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद ये M1 जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में चला गया और प्रारंभिक दिशा से इसको θ1 मान लो। ये जो सेकंड पार्टिकल है M2, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला गया, इसको आप θ2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये एजम्पशन करते हैं कि टक्कर के बाद M1 पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है और टक्कर के बाद इस M2 की वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। ओके, ये v1 है और ये v2 है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि टक्कर से पहले तो हमको M1 और M2 दोनों की वेलोसिटी पता है कि इसकी u1 है और ये इसकी u2 है। ठीक है, अब टक्कर हो गई तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो 4 क्वांटिटी हैं जो अज्ञात हैं, दो हैं v1 v2 और θ1 θ2। ये 4 क्वांटिटी हैं जो अज्ञात है, तो हमको इन चारों क्वांटिटी को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके संवेग संरक्षण के एंड गतिज ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें कुछ थ्योरी लिखना चाहो तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि माना M1 व M2 दो पार्टिकल हैं, जहाँ M1 M1 का वेग u1 वेक्टर है तथा M2 स्थिर अवस्था में है। टक्कर के बाद M1 अपनी प्रारंभिक दिशा से θ1 कोण के ऊपर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है ना, प्रकीर्णित हो जाता है, यह θ1 दिशा में चला जाता है तथा M2 टक्कर के बाद θ2 डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है ना, प्रारंभिक दिशा के θ2 डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे ठीक है यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन आप अपने आप लिख सकते हो, जैसा मैंने बोला है, या अपने मन से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँ। ओके, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा इसके बारे में भी दे रहा हूँ। देखो, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, तो पहला संवेग संरक्षण का नियम देखो। तो अब यहाँ पे जो है इसको x मान लो आप और इसको y एक्सिस मान लो, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो क्योंकि संवेग संरक्षण होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। ठीक है, तो x, तो फर्स्ट है यहाँ पे x के अनुदिश। ठीक है, x के अनुदिश, तो x के अनुदिश टोटल संवेग लिखिए कितना है, इस M1 पार्टिकल का टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग। तो टक्कर से पहले कुल संवेग x डायरेक्शन में कौन सा है, ये M1 u1 वेक्टर प्लस M2 u2 वेक्टर। तो M2 u2 वेक्टर यहाँ पे u2 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये M1 u1 वेक्टर 0 इक्वल टू, अब देखो टक्कर के बाद कुल संवेग, तो टक्कर के बाद कुछ x के अंदर वेलोसिटी निकालिए। यहाँ पे ये v1 है, तो ये हो गया v1 और ये cos θ1 और ये यहाँ पे v2 है, तो इस x डायरेक्शन में ये हो गया v2 cos θ2
ठीक है। ऐसे इसके v1 के जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन के अंदर कितना हो जाएगा v1 साइन थीटा 1, ओके। और इस डायरेक्शन में ये v2 के, इस डायरेक्शन में v2 के v2 साइन थीटा 2, ओके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इधर देखो ये हो गया v1, तो ये यहाँ पे वेक्टर लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अनुदिश लिख दिया है। तो यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो भी ये एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बताएगा, अपना लगाओगे तो भी ये एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बताएगा, ओके। तो ये v1 है, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, ओके। सिमिलरली वाई एक्स या वाई दिशा के अनुदिश वाई एक्स के अनुदिश देखो कितना होगा, टक्कर से पहले वाई डायरेक्शन में कोई भी कुछ भी वो नहीं है, ठीक है ना। संवेग टक्कर से पहले वाई डायरेक्शन में कोई संवेग नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और टक्कर के बाद ये देखो सॉरी यहाँ पे एक चीज और है, ये संवेग लिख रहे हैं तो ये m1 जो मास है उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो m1 और ये यहाँ पे m2, ठीक है ना। ये थीटा 1 m2 v2, ये m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ठीक है। और y एक्स के अनुदिश टक्कर से पहले देखो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, सॉरी ये x एक्स के अंदर ही है, तो टक्कर से पहले जो कुल संवेग है वो 0 है। अब टक्कर के बाद में कुल संवेग ये m1 और ये v1 sin थीटा 1 m1 v1 sin m1 v1 sin थीटा 1, ठीक ना। और ये देखो ये v2 sin थीटा 2, इसकी वैल्यू ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसको यदि हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लें तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये m2 v2 sin थीटा 2, ठीक है। ये एक इक्वेशन आया अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, ये 1 ये 2, ठीक है। ये तो दो संवेग संरक्षण के नियम से दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। और अब हमारे पास बचा है वो है गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से टक्कर के पहले कुल ऊर्जा, तो टक्कर के पहले कुल गतिज ऊर्जा m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है ना। ये रेस्ट में है इसलिए 0, और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा, तो टक्कर के बाद कुल ऊर्जा हमने इसको v1 माना है और इसका m2 v2, इसका v1 फर्स्ट जो m1 मास का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v1 मानी है, और m2 जो मास का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v2 मानी है। तो ये इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन बन सकती हैं वो सिर्फ यही है, दो इक्वेशन तो ये है जो संवेग संरक्षण के नियम से प्राप्त हुई है 1 and 2, और एक इक्वेशन ये है जो कि गतिज ऊर्जा के संरक्षण से प्राप्त हुई है, ठीक है, दिस इक्वेशन 3। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और कोई इक्वेशन प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो हमको इन्हीं तीन इक्वेशन से ये v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करना है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम जो अज्ञात राशियां हैं, तो हमारे पास जितनी अज्ञात राशियां होती है उनको कैलकुलेट करने के लिए उतने ही समीकरणों की हमको आवश्यकता होती है, ठीक ना।
लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अज्ञात राशियाँ है वो तो 4 है, 1 2 3 4, ठीक ना। अज्ञात राशियाँ तो 4 है, लेकिन इक्वेशन 3 है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे इन चारों क्वांटिटीज को इन 3 समीकरणों की सहायता से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्थात जो 2D कोलिजन है, 2D इलास्टिक कोलिजन है, इस 2D इलास्टिक कोलिजन को हम लैब फ्रेम के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, लैब फ्रेम में इसकी का अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी सी बात यही है यहाँ पे। तो इस 2D कोलिजन की बात हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, ठीक ना, द्रव्यमान निर्देश तंत्र के अंदर करेंगे, जहाँ पे इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जबकि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हम जो द्विविमीय टक्कर है इसको नहीं समझा सकते, इनकी जो अज्ञात क्वांटिटीज है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कारण यही है, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 अज्ञात राशियां, ठीक है ना, कौन सी, V1 V2, ठीक है, θ1 व θ2 है, तथा 3 समीकरण है, 3 समीकरण है, जिसके कारण इन अज्ञात राशियों को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 4 अज्ञात राशियां V1 V2 θ1 θ2 है तथा 3 समीकरण है, जिसके कारण इन अज्ञात राशियों को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमको उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अज्ञात राशियां 4 हैं, जबकि जो समीकरण है वो 3 है, तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर सकते और इनको अध्ययन हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करते हैं, याद नहीं कर सकते। इसलिए द्विविमीय, ये बातों द्विविमीय जो द्विविमीय प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर की इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।